और बच्चों कैसे हैं आप लोग? तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री, तो आगे आज हम बच्चों हम लोग देखेंगे फॉर्मूलेस, है ना। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि अगर हमें एंगल्स पता है 30 डिग्री, 60 डिग्रीज, 45 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज, तो हम लोगों ने बड़े आसानी से उनकी वैल्यूज निकाल ली थी। लेकिन अगर आप बच्चों मुझे ये बताइए, कोई इस तरह की वैल्यू गिवन है आपको साइन 15 डिग्रीज, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में, है ना, ये वैल्यू कैसे निकलेगी? ना तो 30 के फॉर्म में है, मतलब 30, 45, 60 और 90 से कुछ लेने देना तो है ही नहीं भाई इसका। तो अब क्या करें? तो कहानी अटक गई ना। तो इस केस में बच्चों हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को मल्टीपल एंगल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मल्टीपल एंगल फॉर्मूला देखते हैं क्या होते हैं ये। मल्टीपल एंगल फॉर्मूले का मतलब ये है कि ऐसे साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी का मतलब हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये वो फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से इस तरह के एंगल को हम सॉल्व कर सकते हैं। वो बाद में देखेंगे ना कि क्या मतलब कैसे एप्लीकेशन होगा, पहले फॉर्मूले देख लेते हैं एक बार। तो बेसिकली अगर कोई एंगल मेरा ए प्लस बी के फॉर्म में गिवन है और मुझे ए और बी, जो ए और बी एंगल्स हैं उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मुझे पता है, ए एंड बी कैन बी 30, 45, 45, 60 इस तरह से, है ना। तो मल्टीपल एंगल फॉर्मूले में फिर इसके बाद आता है बच्चों साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ए माइनस बी में कुछ हमें यूनिक नहीं करना है, बस बीच का जो साइन है ना दैट विल बी नेगेटिव, दैट्स इट। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर इसके बाद बच्चों आता है हमारा कॉस ऑफ ए प्लस बी, सो दैट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर लास्ट में है आपका कॉस ऑफ, लास्ट नहीं इसके बाद और भी फॉर्मूले हैं, है ना, इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलेगी, मजाक कर रहा हूं बच्चों, है ना। ये फॉर्मूले मैंने काम किए हैं, इनको देख के तो हमें खुश होना चाहिए। जितने बड़े हैं लग रहे हैं ना, इतने बड़े हैं नहीं बच्चों ये फॉर्मूले। कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी में क्या होगा बच्चों, जो ये नेगेटिव साइन है ना ये प्लस से रिप्लेस हो जाएगा। बेसिकली ए प्लस बी और ए माइनस बी में नेगेटिव पॉजिटिव का खेल खेला जा रहा है और कुछ नहीं है। तो ये बच्चों हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। तो अब आपको चमका होगा 15 डिग्रीज, साइन 15 डिग्रीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 15 डिग्रीज इज साइन ऑफ 45 माइनस 30 डिग्रीज, है ना। तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? ये वाला लग जाएगा फॉर्मूला, खत्म है क्वेश्चन अब तो कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब फिर आया 10, है ना, 10 को क्यों भूल गए भाई, 10 भी तो आएगा। तो 10 के लिए बच्चों tan ऑफ ए प्लस बी, tan ऑफ ए प्लस बी, तो tan कैसे आएगा? tan आएगा साइन ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो ये बच्चों हमारा आ जाएगा, है ना। आप डिवाइड करके भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, हम डायरेक्टली सीधे फॉर्मूला लिख रहे हैं tan ऑफ ए प्लस बी, सॉरी tan ए प्लस tan बी, tan ऑफ ए प्लस बी इज tan ए प्लस tan बी 1 माइनस tan ए tan बी। ये तो बात है जब ए और बी आर, मतलब ए प्लस बी कर रहे हैं। जब हम ए माइनस बी करें tan ऑफ ए माइनस बी, तो ये बच्चे हो जाएगा tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। तो ये 6 फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से हम लोग इस तरह के, है ना, उलूल जुलूल एंगल्स को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब मेरा मतलब है यूनिक एंगल्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन 15 डिग्रीज, है ना, ये फॉर्मूला इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ साइन ऑफ ए माइनस बी वाला। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 45 डिग्रीज, मतलब सॉरी साइन 15 डिग्रीज विल बी साइन 45 डिग्रीज कॉस 30 डिग्रीज माइनस, माइनस में क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस में आएगा आपका कॉस 45 डिग्रीज साइन
30 डिग्रीज। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू हाफ। तो सॉल्व हो जाएगा ना। इसी तरह के एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। एक और बच्चों हमारा हो जाएगा साइन ऑफ 75, कॉस ले लेते हैं, है ना, बार बार साइन को क्यों लें, कॉस ले लेंगे इस बार, कॉस ऑफ 75 डिग्रीज। तो बच्चों जब भी हमें ये थोड़े मतलब डिफरेंट एंगल्स को सॉल्व करना है तो हमें ये देखना है कि हमें नोन एंगल्स कौन कौन से पता है। 30 पता है, 45 पता है, 60 डिग्रीज पता है और 90 डिग्रीज पता है एंड मोर देन 90। तो अगर मुझे इन 3-4 फॉर्मूलों के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 75 को हम लोग लिख सकते हैं 45 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्म आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये हो जाएगा ना बच्चों 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू हाफ। तो बच्चों इन फॉर्मूलों की मदद से हम लोग इस तरह के एंगल्स को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक दो एंगल्स और ले लेते हैं इस तरह के। है ना, एक ले लेते हैं साइन ऑफ 105। तो वही बात, ए और बी हमको ऐसे ढूंढने हैं जिनके हमें साइन और कॉस पता हो। 10 ले लेते हैं ना, इसको 10 बुरा मान जाएगा, 10 ले लेते हैं। तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं tan ऑफ 60 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्म हो गया, tan ए प्लस tan बी वन माइनस tan ए tan बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस √3। तो बच्चों ये फॉर्मूला थोड़ा देखने में गंदा सा लग रहा है ना, इसको हम लोग, एक ट्रिक होती है, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये जो रूट वाला फॉर्म है ये डिनोमिनेटर में ना आए, है ना, तो बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन व्हाट इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब है कि जो हमारा आंसर आया ये √3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस √3। तो बच्चों देखो अगर हमें रूट हटाना है तो हमें क्या करना चाहिए, अगर मैं इसको a माइनस बी मानूं, है ना, ये तो हमको पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होती है वैल्यू, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, दिस इज b। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर इसको मैं a माइनस बी मानूं और इसको मैं a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दूं, a प्लस बी क्या हो जाएगा 1 प्लस √3, 1 प्लस √3। तब तो कहानी खत्म है ना। डिनोमिनेटर में क्या हो गया बच्चों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आपका हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और न्यूमिनेटर में क्या हो गया हमारा 1 प्लस √3 होल स्क्वायर। तो ये बच्चों, है ना, न्यूमिनेटर को छोड़ देते हैं, डिनोमिनेटर पे फोकस करते हैं। तो डिनोमिनेटर में बच्चों हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर, है ना, ये 1 स्क्वायर था तो 1 स्क्वायर इज 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 दैट इज -2, है ना। तो ये बेटर लग रहा है कंपेयर टू दिस फॉर्म, इसलिए हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। फिर बच्चों उसके बाद कुछ डबल एंगल फॉर्मूले आते हैं,
डबल एंगल का मतलब ये है जब ए और बी दोनों बराबर हो। अभी तक जो ए और बी एंगल थे ना, एंगल ए एंड एंगल बी, दे वाज डिफरेंट, लेकिन अगर दोनों सेम हो तो देखते हैं फिर। जब ए और बी दोनों सेम हो तो जो एंगल्स बनते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं डबल एंगल। तो जैसे कि साइन ऑफ ए प्लस बी था, क्या था साइन ऑफ ए प्लस बी? साइन ऑफ ए प्लस बी था आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अगर ए और बी बराबर है तो क्या हो जाएगा? ये साइन टू ए इज सेम एज साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए और टू साइन ए कॉस ए। भाई लोगों यही तो आएगा, ठीक है। इसी तरह से कॉस में भी कर सकते हैं जब ए और बी बराबर हो जाए, और टेन में भी कर सकते हैं। तो क्या क्या फॉर्मूले बन जाते हैं उस केस में? सबसे पहले आपका साइन टू ए, साइन टू ए इज टू साइन ए कॉस ए। फिर दूसरा है अपना कॉस टू ए। तो कॉस टू ए एक तो फॉर्मूला है बच्चों कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। अब कोई कहे कि भाई है ना, कॉस कहे कि मैं साइन को नहीं देखना चाहता, तो मैं साइन को रिप्लेस करना पड़ेगा। साइन को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? अरे ये तो हमको पता है ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, है ना। थीटा को हमने ए, थीटा हमारा ए है यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो उससे आपको बच्चों फॉर्मूला बनेगा ये 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। और तीसरा फिर है साइन स्क्वायर के फॉर्म में, कि अगर हमें कॉस को रिप्लेस करना हो, तो अगर हम बच्चों कॉस को रिप्लेस करेंगे तो कॉस को रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए। ये बच्चों हमारे फॉर्मूले हैं कॉस टू ए के। तो बेसिकली एक नाम तीन काम, है ना, तीन ही फॉर्मूले हैं। फिर तीसरा है अपना टेन टू ए। टेन टू ए का बच्चों फॉर्मूला हो जाता है 2 tan ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद बच्चों एक और काम की चीज, कि अगर इस तरह का एक ट्राइंगल गिवन है हमको, है ना, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये मतलब वो होता है ना गुमनामी वाले, मतलब ये जो फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको उसका बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे, लेकिन ये जो फॉर्मूला है बेचारे एक तरह से गुमनामी में है ये। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल लूँ, इसकी साइड्स हूँ 3, 4 और 5, तो 3 के अपोजिट जो एंगल होता है ना, दैट विल ऑलवेज बी 37, और 4 के अपोजिट जो एंगल होगा दैट विल ऑलवेज बी 53 डिग्रीज। है ये आप लोग चाहे बना के भी देख सकते हैं, है ना, प्रोटेक्टर से मेजर करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा। एक्चुअली में 36.9 होता है एंड इट इज 53.1। तो अप्रोक्सीमेटली फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम लोग ऐसा मान लेते हैं। तो ये वैल्यू बच्चों बहुत बार पूछी जाती है कि व्हाट इज, सपोज इफ tan थीटा इज 4/3, तो व्हाट इज थीटा? ये बहुत बार आपको दिखेगा। 3, 4, 5 जहां पे आ जाए ना, तो सीधे से हमारे दिमाग में ये पिक्चर चमकनी चाहिए वाली। तो कोई नहीं है, कुछ है तो ना ये मतलब इसमें। तो ये हमने जब ये फिगर हमें ड्रॉ कर लिया, तो आप ये देखो, अगर मैं 37 एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखूँ ना, साइन 37, कॉस 37 और tan 37, जब बच्चों हम इन तीनों एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख रहे हैं, तो साइन 37 की अगर बात करें तो 37 के लिए ये परपेंडिकुलर है, बेस 4 है एंड हाइपोटेन्यूज इज 5। तो साइन 37 कितना हो जाएगा? 3/5। इसी तरह से कॉस 37 बेस बाय हाइपोटेन्यूज 4/5 एंड tan 37
या तो इन दोनों को डिवाइड कर लो, है ना, साइन बाई कॉस, या फिर फिगर से दिख रहा है क्लियर, परपेंडिकुलर बाई बेस 3/4। तो ये तो कहानी थी बच्चों 37 डिग्रीज की। अगर हम लोग बात करें 53 डिग्रीज की, साइन 53 डिग्रीज, कॉस 53 डिग्रीज एंड टेन 53 डिग्रीज। तो 53 डिग्रीज के लिए बच्चों 4 is a perpendicular, 3 is a base and hypotenuse is 5. So sin 53 degrees 4/5, cos 53 degrees 3/5 and tan 53 degrees 4/3। तो बच्चों आपके पास दो ऑप्शन है, चार ऑप्शन नहीं है ना, केबीसी नहीं चल रहा है, दो ऑप्शन है यहाँ पे। दो ऑप्शन क्या है, या तो आप इन 6 वैल्यू से रट्टा मारो, या फिर सिंपल सा फिगर याद कर लो। सर ऑब्वियसली पहला वाला बेटर है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ बच्चों। तो इस फिगर को याद रखने का तरीका क्या है, इस फिगर को याद रखने का तरीका ये है, एक आप 3 4 5 साइड का ट्राइंगल बनाइए, 3 4 5। अब थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि 37 का बनेगा और 53 का बनेगा। तो बच्चों आप ये देखो, 37 छोटा एंगल है, 53 बड़ा एंगल है। उसी तरह से जैसे कि 3 हमारा छोटा साइड है, 4 हमारा बड़ा साइड है, तो छोटे साइड के अपोजिट छोटा एंगल बनेगा, बड़ी साइड के अपोजिट बड़ा एंगल बनेगा, है ना। 3 के अपोजिट आ गया 37, 4 के अपोजिट आ गया 53 डिग्रीज, है ना मस्त चीज। तो अगर आपको ये फिगर याद है तो आपको इतना याद नहीं करना पड़ेगा, है ना। इस टेक्निक को बोलते हैं निमोनिक्स। आगे जब आप लोग डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे ना, इसमें आपको ऐसे बहुत से ऐसे मतलब चार्ट्स होंगे, उसमें हेल्प मिलेगी। तो वही काम हम अभी से कर रहे हैं, है ना। तो और कुछ एंगल्स देखते हैं इस तरह के। है ना। तो और क्या आ जाएगा इसमें, और जैसे एंगल्स हम ले सकते हैं, कुछ डबल एंगल वाले कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल साइन ऑफ 74 डिग्रीज। अब बच्चों स्ट्रेट अवे देखा जाए तो ये वैल्यू तो हमको नहीं पता है ना, लेकिन हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को पता है कि दिस एंगल इज डबल ऑफ 37 डिग्रीज। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट, साइन ऑफ 2 × 37 डिग्रीज, है कि नहीं, यही तो है। तो डबल एंगल का फॉर्मूला लगा लेते हैं ना। साइन 2a क्या होता है हमारा, साइन 2a इज 2 sin a cos a, है ना। तो साइन 37 कितना है हमारा, साइन 37 इज 3/5। ये फिगर देख के आपको याद हो जाएगा ना, इसमें कुछ वैसी वाली बात नहीं है। एंड cos 37 इज 4/5। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन खत्म है। फिर एक और ले लेते हैं इस तरह का, cos का ले लेते हैं, cos 106। तो बच्चों 106 क्या है, 106 इज ट्वाइस ऑफ 53 डिग्रीज। So this is nothing but cos of 2 × 53 डिग्रीज। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2a का फॉर्मूला होता है हमारा 2 टाइम्स cos स्क्वायर a। ये क्या है, 53 डिग्रीज -1। तीन फॉर्मूले थे ना बच्चों, जो आपको अच्छा लगे उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो cos 53 डिग्रीज, है ना, फिगर में हमको अगर पता है तो बना सकते हैं। cos 53 डिग्रीज इज 3/5, 3/5 - 1, और दैट इज 1/5। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि इन फॉर्मुलों की मदद से जिन एंगल्स की वैल्यू हमको नहीं भी पता है ना, वो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह से tan ले लेते हैं, tan ऑफ क्या था 37 था 53 था, तो tan का भी ले लेते हैं, tan 106। सो tan 106 इज एक्चुअली डबल ऑफ 53 डिग्रीज, है ना, दैट इज ट्वाइस tan ऑफ 2 × 53 डिग्रीज।
सो tan 2a क्या होता है हमारा, 2 टाइम्स tan है, 2 टाइम्स tan ऑफ 53 डिग्रीज अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, दैट इज 20 स्क्वायर 53 डिग्री। tan 53 था हमारा 4/3, 1 माइनस 4/3 होल स्क्वायर। सो दैट इज, है ना, इस तरह से सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारा आंसर आ जाएगा। नोट कर लिया आप लोग। इसमें बच्चों एक लास्ट चीज आती है ट्रिग्नोमेट्री में, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का मतलब है, जैसे बच्चों हम बात करते हैं कि पाई रेडियन इज 180 डिग्रीज, तो अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 डिग्री इन रेडियंस, दैट इज पाई बाई 180 रेडियंस। तो उसको अगर हम एक्चुअली में अगर कैलकुलेट करें ना तो ये वैल्यू बहुत छोटी आती है। दिस वैल्यू विल बी समथिंग अराउंड, है ना, पाई इज 3.14 अपॉन 180। तो ये बच्चों जो वैल्यू है आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो 1 डिग्री बच्चों जो हमारा आता है ये आपका आएगा 0.0 1/60, 1.006 रेडियंस। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि वैल्यू कितनी छोटी है। इसी तरह से अगर हम 5 रेडियंस की बात करें, एक्चुअली 1.016, इसी तरह से अगर हम 5 डिग्रीज की बात करें ना, उसमें क्या है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू जो हमारी आएगी ये आपकी आएगी 0.08 रेडियंस। सो एक्चुअली दिस वैल्यू इज 8% ऑफ 1 रेडियन। तो ये वैल्यू भी एक्चुअली में छोटी है। ये जो मैंने लकीरें बनाई है ना, घुमावदार लकीरें, इसका मतलब है अप्रोक्सीमेशन। हम लोग इस समय जो बात कर रहे हैं वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अप्रोक्सीमेशन। तो ये जो स्मॉल एंगल है ना, तो स्मॉल एंगल का मतलब हो गया आपका टिल 5 डिग्री से छोटे वाले जो एंगल्स है ना, इन एंगल्स के लिए स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन काम करता है। तो उसमें क्या होता है कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। इसी तरह से cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों ये देखो आप, जो cos 0 डिग्रीज होता है, cos 0 डिग्रीज की वैल्यू क्या होती है 1। तो अगर एंगल बहुत छोटा है ना, अगर मैं इसको 0 से भी अप्रोक्सीमेट कर दूं, वैसे 0 नहीं है, लेकिन अगर आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे ना, cos ऑफ 0.016 रेडियंस, तो ये वैल्यू आपकी 1 के आसपास आएगी। तो उससे बेटर है कि हम 1 ही लिख दें। इसी तरह से अगर tan थीटा की बात करी जाए, तो tan थीटा वाली वैल्यू भी है ना बच्चों, जो उसको हम थीटा से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, क्योंकि जो कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं और जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज हैं वो बराबर आएंगी। क्योंकि एक्चुअली में जब भी हम साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा की बात करेंगे ना, तो इनमें जो हमारे एंगल्स होंगे ना, और एंगल्स ऑलवेज हैव टू बी इन रेडियंस, क्योंकि रेडियन इज ऐसा यूनिट, राइट, है ना, उसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज साइन ऑफ 1 डिग्री, निकालते हैं ना, साइन ऑफ 1 डिग्री गिवन है और एक गिवन है कॉस ऑफ 2 डिग्रीज एंड लास्ट इज tan ऑफ 1 डिग्री। तो इन वैल्यूज को निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो बच्चों 1 डिग्री, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। 1 तो बड़ा है सर, 1 कैसे नेग्लिजिबल हो गया 1 के। बच्चों ये जो हमको डिग्री लेनी, ये एंगल जो लेना है ना, एंगल हमें रेडियंस में लेना है, क्योंकि ऐसा ही यूनिट जो होता है ट्रिग्नोमेट्री में, दैट इज रेडियंस।
तो 1 रेडियन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 रेडियन को मैं लिख सकता हूँ π/180 रेडियंस। तो नेग्लिजिबल हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है बच्चों, तो जो 1 डिग्री हमारा आएगा बच्चों, तो फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो साइन ऑफ 1 डिग्री ना साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा इसका π/180। दैट इज द आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। टुडे वी विल टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली कोई भी इक्वेशन होती है इस फॉर्म की, ax² + bx + c = 0, so that is actually the quadratic equation। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि इसके हमको रूट्स निकालने होते हैं ना। तो रूट्स का मतलब क्या होता है, रूट्स का मतलब था मीन्स वेयर वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 0। जहां जहां पे ये x डालने पे ये फंक्शन 0 हो रहा है, दैट इज द रूट। अब से बायोलॉजी मत लगा देना, रूट्स मीन्स वेयर वैल्यू इज 0। रूट्स मीन्स वैल्यू ऑफ x वेयर वैल्यू इज 0। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इक्वेशन लूं x² + 2x - 2x + 1 = 0, तो ये बच्चों ये इक्वेशन कहाँ पे 0 बनेगी। अगर मैं 1 डाल दूं इसमें, 1 डालने में क्या होगा, x = 1, तो 1 - 2 + 1 0। सो वी विल से कि x = 1 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो जहां जहां पे x की वैल्यू मतलब इस इक्वेशन की वैल्यू 0 होगी, दैट इज एक्चुअली यार रूट। तो जनरली इस तरह की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है ना, जहाँ पे x² वाला टर्म आ रहा है, तो जनरली हमारे पास 2 रूट्स होते हैं। जरूरी नहीं है हर बार 2 रूट्स हो, इट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन, लेकिन जनरली 2 रूट्स होते हैं। तो इन 2 रूट्स का मतलब होता है कि 2 रूट्स का मतलब है कि रियल रूट है ना। एक रियल होता है, एक इमेजिनरी होता है। रियल तो वो है जो भाई दिख रहा है सामने, इमेजिनरी वो है कि जहां पे ये चीज हुआ है माई रूट ऑफ, देखो रूट ऑफ 4 तो 2 होता है, लेकिन रूट ऑफ -4 क्या ये पॉसिबल है। ये पॉजिटिव है तो हमने बड़े आसानी से इसका रूट निकाल दिया, लेकिन भाई नेगेटिव नंबर का रूट कैसे निकालें, कोई मजाक तो ना हो रहा है। तो ये जो इस तरह की चीजें होती है ना, दिस इज एक्चुअली रियल रूट। लेकिन जब नेगेटिव वाला चीज आ जाता है ना, तो उसका रूट पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड इमेजिनरी रूट है ना। ये -4 सपने में है कि भाई मेरा रूट निकलेगा है ना, इसको सपनों की दुनिया में रहने दो, हम रियल दुनिया की बात करते हैं। ठीक है, इसको भूल जाते हैं। तो बच्चों जब भी हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना, तो हमारा पर्पस सिर्फ रहेगा रियल रूट्स निकालने का। तो रूट्स आप लोग कैसे निकालते थे, कई सारे मेथड थे, फैक्टराइज करते थे, और एक और मेथड था ना, आचार्य धराचार्य मेथड। तो फैक्टराइजेशन वाला मेथड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग उसको ना फॉलो करें, क्योंकि वो फॉलो उससे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हर बार जब आप फैक्टराइज करोगे ना, तो फैक्टराइजेशन में क्या होता है, जो रूट्स होते हैं वो परफेक्ट नंबर आते हैं, इंटीजर्स आते हैं। लेकिन हर बार ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। काइनेमेटिक्स में तो ये मान के चलिए कि ऐसा नहीं होगा, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। तो बेटर है कि हम लोग मोस्ट जनरल मेथड को फॉलो करें, जिससे हमारा टाइम सेव हो सके, क्योंकि नीट में टाइम की है ना, टाइम बहुत नहीं मिलता है हम लोगों को। पर क्वेश्चन ऑन एन एवरेज सिर्फ 1 मिनट मिलता है। तो अगर इस तरह की इक्वेशन गिवन है, तो उसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स विल बी है ना, 2 रूट्स होंगे। तो रूट्स आर x1 x2, तो उनकी वैल्यूज क्या होंगी। तो x1 हमारा हो जाएगा -b + -b² - 4ac / 2a। अब ये abc क्या है सर, abcd तो सर ये इंग्लिश क्लास चल रही है सर। अरे नहीं भैया, भाई लोगों ध्यान से देखो ना आप,
ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी है एक्स का कोफिशिएंट और सी इज द कांस्टेंट। तो ये वो वैल्यूज हैं। तो एक तो x1 वैल्यू हो गई हमारी, दूसरी जो x2 होगी उसमें यहाँ पे बस एक माइनस साइन आ जाएगा, प्लस की जगह नेगेटिव साइन आ जाएगा, दैट इज माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये दोनों रूट्स हैं जिनकी हमें वैल्यू निकालनी होगी। लेकिन हर बार हमारे रूट्स आए बच्चों, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है ऐसा। क्यों? क्योंकि अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाए ना, हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे थे अभी, जब रूट में वैल्यू नेगेटिव रहती है तो वो तो इमेजिनरी दुनिया वाला है ना भाई, हम तो रियल दुनिया की बात कर रहे हैं, फैंटेसी तो ना चल रही है यहाँ पे। तो अब ये हमने वैल्यूज तो बोल दी, लेकिन हर बार क्या हमारा जो आंसर है वो रियल आंसर आएगा? तो उसके लिए क्या क्या चीज होनी चाहिए? देखो दिक्कत से इस वाले टर्म में हो सकती है ना, जो रूट वाला टर्म है, तो रूट वाली क्वांटिटी पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो उसके लिए क्या देखना होगा हमको, है ना, फॉर रियल रूट्स। रियल रूट्स को बच्चों आप ये समझ सकते हैं पॉसिबल आंसर, मतलब आर दे रियली पॉसिबल। क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन हम करेंगे ना आगे, उसमें पूछा जाएगा कि कैन टू पार्टिकल्स कोलाइड और इस तरह की चीजें। तो अगर ये जो टर्म है ये अगर नेगेटिव हो गया तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। अभी ज्यादा डिटेल में नहीं आएंगे उसकी। तो बस अब ये समझ लिए रियल रूट्स का मतलब ना, जैसे कि नाम से भी क्लियर है कि आप समझ लिए रियल दुनिया की बात कर रहे हैं। तो रियल दुनिया में सिर्फ ये चीज होती है, ये चीज नहीं होती है ना। तो रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी है ये पॉजिटिव रहे हमेशा। बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। तो दिस इज द कंडीशन फॉर रियल रूट्स। इसको कभी कभी डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट डी। डिस्क्रिमिनेंट डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग फटाक से लिख देंगे कि फॉर रियल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0 और डी शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अब इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन देखते हैं जरा। तो फॉर एग्जाम्पल हमें अगर गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो बच्चों अगर फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो क्या आएगा? फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हम करेंगे तो हम उसको कुछ, देखो बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप इसको जो हमने फॉर्मूला करा उससे करें। क्यों? उसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन चलो है ना, बच्चों का मन है तो फैक्टराइजेशन से इस वाले मेथड से भी कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। अब इस पहले वाले टर्म में x कॉमन ले लेते हैं, दूसरे वाले में -1 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आ गया? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, है ना, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन की बात कर रहे हैं ना हम, तो इक्वेशन का मतलब हो गया ये सब इक्वल टू समथिंग। तो दो रूट्स आ गए, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। बच्चों ये स्टेप तो सबको क्लियर है ना? मतलब ये है कि कहां पे ये फंक्शन जो है हमारा ये 0 बन सकता है। है ना? तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर कोई और क्वेश्चन आए तो उसी क्वेश्चन को अगर हम आचार्य धराचार्य मेथड से करेंगे तो आचार्य धराचार्य मेथड से क्या बोलेंगे? माइनस बी, तो पहले ए बी सी लिख लेते हैं ना। ए कितना है हमारा? ए इज 1, बी इज -3 एंड सी इज 2। तो x क्या बोला था मैंने? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो बच्चों x यहां से हमारा आ जाएगा 3 प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 डिवाइड बाय 2। तो ये बच्चों आंसर यहाँ से आ जाएगा, है ना। ये कितना हो गया, 9 माइनस 8 इज 1। तो ठीक है भाई, पॉजिटिव है ना, रियल दुनिया की बात हो रही है। तो अब आंसर दो हैं, एक 3 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 2, और दूसरा आंसर जो होगा वो हमारा होगा 3 माइनस 1 बाई 2 दैट इज 1, है ना। मैच कर रहा है आंसर। तो यहाँ पे तो फैक्टराइजेशन से काम चल गया था आपका, लेकिन अब जो अगला क्वेश्चन करेंगे ना, वहां पे फैक्टराइजेशन फेल हो जाएगा। देखिए आप जरा, तो बच्चों यहाँ पे फैक्टराइजेशन एक्चुअली में नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, तो हम मतलब हमारा ये गैस रहता है कि जो हमारे रूट्स हैं वो एक्चुअली में इंटीजर्स हैं। छोटी क्लासों में तो भाई ऐसे ही होगा ना, अब हम बड़ी क्लास में आ गए तो अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला जो है ना, इट इज ऑलवेज वैलिड। तो ठीक है, फटाक से ए बी सी लिख लेते हैं। ए इज 1, बी इज 6, सी इज 7। तो एक्स बच्चों हो जाएगा हमारा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो दैट इज माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2। दैट इज माइनस 6 प्लस माइनस रूट 8 बाय 2। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी है ना, दैट इज एक्चुअली पॉजिटिव, तो दिक्कत वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो एक बार पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, एक बार नेगेटिव ले लेते हैं। तो एक्स एक बार नेगेटिव लें तो क्या हो जाएगा, और ये देखो बच्चों ये रूट 8 है, तो रूट 8 का मतलब क्या होता है, रूट 8 इज नथिंग बट 2 इंटू 2 इंटू 2। तो उसमें से 2 तो कॉमन बाहर ले सकते हैं ना, तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। तो ये क्या हो गया, एक अगर पॉजिटिव इसको पॉजिटिव साइन अगर लें हम, तो 2 यहाँ पे बाहर आएगा, कैंसिल भी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 2 रूट 2 बाई 2, और x इज इक्वल टू माइनस 6, इस बार नेगेटिव वाली वैल्यू ले लेते हैं, माइनस 6 माइनस 6 रूट 2 बाई 2 रूट 2 बाई 2। तो ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा माइनस 3 प्लस रूट 2, और x इज माइनस 3 माइनस रूट 2। तो बच्चों अगर फैक्टराइजेशन करेंगे ना, तो पूरा 3 घंटे खत्म हो जाएंगे आपके, समझ रहे हैं ना आप, है ना। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। वैसे तो आप लोगों ने एक क्वेश्चन पहले भी देखी हुई है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि इसी से करें, क्योंकि ये तो मान के चलिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आपके फैक्टर्स होंगे ना, दे विल नॉट बी इंटीजर्स, तो वहां पे सिर्फ यही अप्रोच काम आएगी, ये वाली। तो बच्चों लास्ट चीज जो आज के लिए करेंगे हम, दैट इज बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन। बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये होता है कि अगर जो हमने फंक्शन लिया है ना, फंक्शन किस तरह का, फंक्शन ऑफ द फॉर्म, जैसे अगर हम बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन की बात करें, तो बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है ना, अप्रोक्सीमेशन ही देख रहे हैं आज तो अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा कि अगर सपोज कोई फंक्शन है इस फॉर्म का 1 प्लस एक्स टू द पावर n, है बच्चों, एक देखते हैं जरा। तो अगर कोई बच्चों फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस एक्स टू द पावर n, लेकिन जब x जो है ना, x इज वेरी वेरी लेस देन 1, वेरी वेरी लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया, 0.01 0.02 इस तरह से। सो दिस ये जो फंक्शन है ना, इसको हम अप्रोक्सीमेट करके लिख सकते हैं 1 प्लस, मतलब ये जो पावर है अंदर आ जाएगी। कब आएगी पावर ये अंदर,
भाई जबरदस्त अपनी मर्जी से थोड़ा कर देंगे, उसी कंडीशन ये है ना, इफ दिस थिंग इज गिवन दिस थिंग विल हैपन when x is very very less than 1। अगर x बहुत छोटा है 1 से तो इस फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1 + 0.01 है हमारे पास एंड टू द पावर 2। तो यहाँ पे बच्चों ये क्या है, 1 + x के फॉर्म में है। कंपेयर करिए दोनों को, कंपेयर तो कर लोगे ना। तो ये जो x है ये वेरी वेरी लेस देन 1 है। अच्छा हाँ बच्चों, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इस साइन का मतलब होता है वेरी वेरी लेस देन। ये लिखा होगा, इसका मतलब ये है कि x इज वेरी वेरी लेस देन 1। चलो मैं लिख देता हूं ना, x इज वेरी वेरी लेस देन 1। एक तो होता है लेस, वो तो आपको पता ही है, सिंगल जब भी आता है, लेकिन जब 2 बार आ गया ना तो मतलब इंतहा हो गई। तो सिंस 0.01 इज वेरी वेरी लेस देन 1, ये पावर अंदर आ जाएगी। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि जो y था y विल बी 1 + nx। तो ये आपका आंसर हो गया 1.02, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा। अब से बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या हमेशा प्लस में ही होगा, है ना। 1 + x टू द पावर n है, क्या पता नेगेटिव में हो, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये नेगेटिव में, यहाँ पे अगर +3 का नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। वो भी एग्जांपल देख लेते हैं। y हमको गिवन है 1 - 0.02 टू द पावर 3। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया है, लेकिन ये जो वैल्यू है आपकी, ये 1 के रेस्पेक्ट में तो नेग्लिजिबल है ना। इसको अब ऐसे समझो ना कि अगर हमें 100 रन जीतने के लिए बनाने थे और आपने से बनाए हैं तो 3 अंदर आ जाएगा। तो ये हमारा बच्चा हो जाएगा 1 - 3 × 0.02। So our final answer will be 0.06 और 0.94। That is the final answer, है ना। कुछ है नहीं बच्चों, बस अगर आपके दिमाग में चमक गया कि ये चीज यही है, खत्म है क्वेश्चन। तो एक इसका अच्छा सा एक एप्लीकेशन लेते हैं, है ना, प्रॉपर क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल। तो एक्चुअली में बच्चों होता क्या है ना कि हम लोग जो बोलते हैं कि मास इज ऑलवेज कंजर्व, वो चीज़ एक्चुअली में एग्जैक्टली ट्रू नहीं है। जो ये बहुत सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, उन पार्टिकल्स के लिए ये चीज़ वैलिड नहीं है। तो उनका मास एक्चुअली में वेरी करता रहता है अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड। तो ये एक इक्वेशन है मास की, है ना। m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, m0 है रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब ये है कि जब वो पार्टिकल मूव नहीं कर रहा था तो उसका मास क्या है, तो मास वाज एक्चुअली 10 kg। 10 kg देख के झटका लग गया सर, सब एटॉमिक पार्टिकल का मास 10 kg। अरे बच्चों क्वेश्चन है ना, अगर हम इसका एक्चुअल मास ले लेंगे तो आप तो कैलकुलेशन करने में पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे। c इज द स्पीड ऑफ लाइट एज वी ऑल नो, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। और v इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। c तो स्पीड ऑफ लाइट है, वो तो फिक्स रहती है एयर या वैक्यूम में। और जो v है इस पार्टिकल की स्पीड गिवन है हमको, जो एक्चुअल स्पीड है दैट इज 3 × 10⁷ मीटर्स पर सेकेंड। तो हमसे बच्चों क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ना। वैसे तो आप लोग खुद ही समझदार हैं, सब कुछ तो दे दिया, तो बचा क्या m। तो फाइंड द मास ऑफ द पार्टिकल। तो बच्चों में कुछ खास थोड़ा करना है, इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में छाप देना है ना। अगर आप v/c देखें, डिनोमिनेटर में हम लोग को बच्चों क्या चाहिए, v/c देखते हैं। तो ये हो जाएगा m0 × 1 - v² v/c। तो v इज 3 × 10⁷ एंड c इज 3 × 10⁸। दोनों का रेशियो ले लेते हैं बस, एंड स्क्वायर। तो फाइनली क्या बचेगा 1/10।
तो उसको मैं लिख सकता हूँ m इज इक्वल्स टू एम नॉट 1 माइनस 1/10 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/100। यही तो आएगा, है ना। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब क्वेश्चन सिंपल लग रहा है ना, इसको देख के तो लग रहा था भाई पता नहीं क्या करना है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/100 इज 0.01, तो 1 माइनस 0.1 टू द पावर हाफ। अब बहुत से बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि इसको सॉल्व करने के चक्कर में लग जाते हैं, है ना। बच्चों फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला था कि अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर n है, मतलब प्लस हो या माइनस हो, जैसे यहाँ पे माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया है, तो अगर x 1 से बहुत लेस है तो ये पावर अंदर आ जाएगी। दिख रही है सिमिलरिटी, अब चमका, तो पावर को अंदर ले आते हैं। लेकिन इससे भी हमारा काम नहीं होगा ना, अगर ये चीज़ न्यूमरेटर में आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि फिर से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, है, फायदा क्या होगा। तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख देते हैं इस तरह से, m नॉट इंटू 1 माइनस 0.01 टू द पावर माइनस हाफ। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10। अब देखो ये माइनस साइन है, पावर भी नेगेटिव में हो सकती है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, तो 1 माइनस हाफ इंटू 0.01, है ना भाई। जब यहाँ पे नेगेटिव साइन आ सकता है तो पावर भी तो नेगेटिव हो सकती है, पावर के साथ क्यों पक्षपात। तो ये सॉल्व करें कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1 प्लस 0.005। तो उसको बच्चों फाइनली सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 10.05 kg। तो देख रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन कितनी सरल हो गई। तो ये ब्यूटी है मैथ्स की ना, मैथ्स को हमको एक्चुअली में एंजॉय करना है, और एंजॉय कब करेंगे, जब हम उसका एक्चुअल में एप्लीकेशन देखेंगे कहाँ कहाँ पे जरूरत पड़ती है ना। चॉइस इज योर्स, या तो रट के करें या फिर समझ के करें। समझ के करेंगे तो टाइम भी कम सेव होगा और इंटरेस्ट भी आ जाएगा, है ना भाई। अपना फायदा नुकसान तो हर कोई सोच सकता है ना, तो क्यों ना ऐसा काम करें जिससे हमारा फायदा हो। एक आपको इंटरेस्ट भी आएगा, आपका टाइम भी सेव होगा, टाइम सेव होगा दोनों में, एग्जाम में तो होगा ही होगा, एग्जाम से पहले अभी हम 2 साल जो तैयारी करेंगे उसमें भी सेव होगा, 2 साल या 1 साल, है ना, जो भी स्टूडेंट हैं। और ऑब्वियसली फिर मार्क्स ज़्यादा आएंगे, मार्क्स ज़्यादा आएंगे तो सबको खुशी मिलेगी। ओके।